हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग का एलटी का पेपर कैसा हुआ है बताइएगा। एलटी का पेपर जो है बहुत टफ नहीं आया था, ठीक ठाक ही था। तो देखिए कितनी मेरिट जाती है, वो तो बात की बात है। अब आप लोग के आगे के एग्ज़ाम्स जैसे ईएमआरएस और नेट वगैरह का भी हो सकता है, उसके लिए तैयारी जारी रखिए। आज की क्लास में आइए देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम सर्वप्रथम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? इससे पहले भी 4-5 प्रैक्टिस सेट चैनल पर आ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें आपकी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही उपयोगी प्रश्न रखे गए हैं। उससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। भक्ति काल का नाम सर्वप्रथम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामकुमार वर्मा, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल का सर्वप्रथम पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया? इन चारों साहित्यकारों में से आपको बताना है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया। तो पूर्व मध्यकाल नाम देने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको आप जानते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ है 1973 का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखनाथ का समय 11वीं शती किसने माना है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। किसने गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका समय 845 माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नवीं शती ही माना है। आचार्य शुक्ल ने माना है 13वीं शती और बड़थवाल ने माना है 11वीं शती। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मुहणोत नैन्सी रिख्यात, बी पृथ्वीराज रासो, सी अचल दास खींची की वचनिका, डी पाबूजीरा दूहा। इन चारों रचनाओं में से पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है जो पिंगल मिश्रित भाषा में रचना की गई है? तो ये कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज रासो ही है, जिसको हम अधिकतर डिंगल भाषा की रचना मानते हैं, परंतु यहाँ पर उसमें पिंगल मिश्रित भाषा कहा गया है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है उसे बहुत से विद्वानों ने पिंगल भाषा भी कहा है। जैसे तोसी तोरी नामक विद्वान ने पूर्वी राजस्थान की भाषा को पिंगल भाषा कहा है, और ये पूर्वी राजस्थानी भाषा में ही रचित है पृथ्वीराज रासो, इसलिए इसको पिंगल मिश्रित भाषा की रचना भी कहा जाता है। तो डिंगल भाषा की रचना के साथ आप ये भी याद रखिएगा कि कुछ विद्वानों ने इसको पूर्वी राजस्थानी भाषा के आधार पर पिंगल मिश्रित भाषा की रचना भी कहा है। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। उक्त कथन किसका है? तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी बच्चन सिंह। इन चारों विद्वानों में से ये कथन किसका है? रहीमदास के विषय में ये कथन आचार्य शुक्ल का है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। रहीम के
रहीम की रचनाएं आप जानते हैं, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, ये सब रहीम की रचनाएं हैं। खेट कौतुकम नामक जो रचना है वो ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन ए वियोग, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी शांत रस, डी अद्भुत। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस पाया जाता है? निम्न में से ये बताइए। कबीर की उलटवासियाँ जिसमें उल्टी बात कह के बताया गया हो, समझाया गया हो। जैसे धरती उलट अंबर पै जाए, च्यूटी के मुख हस्त समाए। जैसे संतों एक अचरज भारी, पुत्र धरल महतारी, ये सब उलटवासियाँ हैं। इनमें कौन सा रस पाया जाता है? तो कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मन अति भयो हुलास, बिगस जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर बिंब फल, जान कीर छवि। मन अति भयो हुलास, बिगस जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर बिंब फल, जान कीर छवि। दी हुई पंक्तियों में किसकी दशा का वर्णन है? ऑप्शन ए पद्मावती की माता, बी पद्मावती के पिता, सी पद्मावती, डी पद्मावती की सहेली। दी हुई पंक्तियों में किसकी दशा का वर्णन है और ये किस ग्रंथ की पंक्ति है ये भी आपको बताना है। आप अनुमान लगाइए कि ये किस पद्मावती का यहाँ पर नाम आया है, तो आप ये भी अनुमान लगाइए कि ये किस ग्रंथ की पंक्ति हो सकती है। और 90% हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि ये पद्मावती की दशा का वर्णन है और जो ये पंक्ति दी गई है ये पद्मावती समय से दी गई है, जो कि पृथ्वीराज रासो का एक समय है। समय अर्थात खंड है, 20वां खंड, 20वां समय जो पृथ्वीराज रासो का है, पद्मावती समय, उसकी ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रियादास ने नाभादास कृत भक्तमाल की टीका किस नाम से की? प्रियादास ने नाभादास के भक्तमाल की टीका लिखी है, वो किस नाम से लिखी है? ऑप्शन ए भक्तावली, बी भक्ति सुमिरनी, सी भक्ति रसबोधनी, डी रसबोधनी। इन चारों में से भक्तमाल की टीका जो प्रियादास ने की है उसका क्या नाम है? प्रियादास ने भक्तमाल की जो टीका लिखी है उसका नाम है भक्ति रस बोधिनी, जबकि भक्ति सुमिरनी प्रियादास की एक अन्य रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? ऑप्शन ए अष्टछाप, बी गौड़ीय, सी राधावल्लभ, डी निम्बार्क। इन चारों संप्रदायों में से महावाणी जो ग्रंथ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? अष्टछाप से आपको याद आना चाहिए अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, किसने अष्टछाप की स्थापना की थी और अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे? गौड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वामी हित हरिवंश जी ने। और निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य जी ने। और इसी निम्बार्क संप्रदाय का ये ग्रंथ है जिसका नाम है महावाणी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है, यह कथन किसका है? बिहारी सतसई के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, जिसमें आचार्य शुक्ल का कहना है बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है। और ये जो कथन है ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। और बिहारी के दोहे क्या रस के छोटे छोटे
छींटे हैं, ये भी आचार्य शुक्ल का बिहारी सतसई के विषय में कहना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह कथन किसके विषय में है? ऑप्शन ए बिहारी, बी मतिराम, सी भूषण, डी देव। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे। शुक्ल जी का यह कथन किसके विषय में है? यहाँ पर बिहारी होगा। बिहारी, मतिराम, भूषण या देव। भूषण आप जानते हैं रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं और मतिराम की प्रसिद्ध रचना है रसराज और इनकी प्रथम रचना फूल मंजरी मानी जाती है। तो ये कथन आचार्य शुक्ल का देव कवि के विषय में है। आइए आगे देखते हैं। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। भारतेंदु के संबंध में यह विचार किसका है? भारतेंदु के विषय में ये कथन या विचार किसका है, ये आपको बताना है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन चारों में से ये किसका विचार है भारतेंदु के विषय में? ये विचार भारतेंदु के संबंध में है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आचार्य शुक्ल ने उन्हें हिंदी साहित्य में गद्य का प्रतिष्ठापक माना है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण करो संकोच नहीं। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण करो संकोच नहीं। ये काव्य पंक्तियां आपको बतानी हैं कि किसकी हैं। ये काव्य पंक्तियां श्रीधर पाठक जी की हैं और इनकी किस कविता की हैं? एकांतवासी योगी की। एकांतवासी योगी से ये ली गई हैं, जो कि खड़ी बोली में हैं और ये गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद है। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने 1886 ईस्वी में खड़ी बोली में किया था। उसी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है। श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार कौन है, ये कविता किसने लिखी है, ये आपको बताना है। कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान या केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो नामक कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। इनकी अन्य रचनाएं आप जानते हैं। युग की गंगा, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, पुष्पदीप, बोल बोल अबोल, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी भवानी प्रसाद मिश्र। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? धूमिल की हैं, केदारनाथ सिंह की हैं, गिरिजा कुमार माथुर की हैं या भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। दी हुई पंक्तियाँ
भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के अन्य काव्य संग्रह गीत फरोश, पुनी हुई रस्सी आदि हैं। हाँ हाँ मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ, इन्हीं की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ए. वीरेंद्र कुमार जैन, बी. जगदीश चतुर्वेदी, सी. शलभ श्रीराम सिंह, डी. विशंभर नाथ उपाध्याय। इन चारों में से समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है, ये बताइए। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात करने वाले हैं विशंभर नाथ उपाध्याय। विशंभर नाथ उपाध्याय ने समकालीन कविता की भूमिका नामक अपने लेख में, जो 1976 में आया था, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? ए. सत्य हरिश्चंद्र, बी. विद्यासुंदर, सी. भारत दुर्दशा, डी. सती प्रताप। इन चारों में से भारतेंदु नाटक मंडली में जो पहला नाटक अभिनीत हुआ था वो कौन सा था? तो ये नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, जिसको भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा खेला गया था पहली बार। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसका कहानी संग्रह है? सबसे बड़ा आदमी जो कहानी संग्रह है वो किसका है? ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी सेठ गोविंद दास, सी रामकुमार वर्मा, डी भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसका है? आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, ये भी आपको माइंड में आना चाहिए। और प्रथम एकांकी कब प्रकाशित हुआ था और किसका था, ये भी आपको बताना है। ये जो है एकांकी, ये भगवती चरण वर्मा का है। इनके अन्य एकांकी भी हैं, जैसे दो कलाकार, मैं और केवल मैं। और आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। इनका एकांकी बादल की मृत्यु, आधुनिक एकांकी के रूप में रामकुमार वर्मा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ उपन्यास की लेखिका कौन है? बाजार के बीच बाजार के खिलाफ उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, बी प्रभा खेतान, सी नासिरा शर्मा, डी वृंदा करात। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ किसका उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास आप जानते होंगे, चाक है, इदम नमम, अलमा कबूतरी, झूला नट भी है। नासिरा शर्मा जी के 7 नदियों का एक समंदर, ठीकरे की मंगनी, कुइयाँ जान आदि हैं। और दिया गया जो उपन्यास है ये प्रभा खेतान का है। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किसकी कृति है? ऑप्शन ए क्षमा शर्मा, बी महेश दर्पण, सी मोहिनी छाबड़ा, डी बीरेंद्र सक्सेना। 21वीं सदी का लड़का किसकी कृति है? 21वीं सदी का लड़का ये क्या है? कहानी है। 21वीं सदी का लड़का ये कहानी है। और ये कहानी किसकी है? ये कहानी है क्षमा शर्मा की। क्षमा शर्मा के अन्य कहानी संग्रह हैं नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, शिबू पहलवान, रास्ता बदल गया आदि इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, ललित निबंध परंपरा के जनक कौन हैं? ललित निबंध परंपरा के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी विद्यानिवास मिश्र। इन चारों निबंधकारों में से आपको बताना है ललित निबंध परंपरा के जनक कौन हैं। ललित निबंध परंपरा के जनक के रूप में हम जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हुआ था, जो कि एक ललित निबंध संग्रह है। इसके बाद इनके कई निबंध संग्रह आए, जैसे कल्पलता 1951 ईस्वी में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में, विचार और वितर्क
विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही निबंध हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी नामवर सिंह, डी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में किसे जाना जाता है निम्न में से? तो ये जाने जाते हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह निम्न में से मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं और इनकी रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं, इतिहास और आलोचना, छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, झोपड़ी से राजभवन तक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह बेचैन, बी माता प्रसाद, सी सोहनपाल सुमनाक्षर, डी हरपाल सिंह अरुण। झोपड़ी से राजभवन तक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोपड़ी से राजभवन तक की आत्मकथा विधा की रचना है, ये आपको पता है, परंतु ये किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो ये आत्मकथा है माता प्रसाद की, जिसका नाम है झोपड़ी से राजभवन तक। शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथाएं हैं बेवक्त गुजर गया, माली, मेरा बचपन, मेरे कंधों पर। ये इनकी आत्मकथा के 2 भाग हैं, शिवराज सिंह बेचैन, और ये दोनों दलित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी फणीश्वर नाथ रेणु। व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? व्योमकेश दरवेश जो जीवनी है वो किसकी है? ये जीवनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और इसको लिखने वाले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित जीवनी व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है जिंदगी मुस्कुराई, क्षण बोले कण मुस्काए, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की हैं। ये जो संस्मरण है ये है देवेंद्र सत्यार्थी का। शांति प्रिय द्विवेदी का आप जानते हैं स्मृतियां और कृतियां, राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है? ऑप्शन ए मुस्कान का बिंब परक अंकन, बी श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, सी अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, डी गेयता। इसमें से इन पंक्तियों से जो संबद्ध नहीं है वो ऑप्शन आपको चुनना है कि क्या इन चारों में से इन पंक्तियों के संदर्भ में अनुपयुक्त है, इनसे संबंध नहीं रखता है। मुस्कान का बिंब परक अंकन भी है यहाँ पर, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन भी है, गेयता भी है, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है तो ये कामायनी की पंक्तियां हैं जो कि श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि यही अनुपयुक्त व्याख्या है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।